ओके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। और जी हाँ, प्रोग्राम है एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। प्रीवियस 2 एपिसोड में हमने अपने गेस्ट जो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे, उनके साथ हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया। कुछ थ्योरीज़ पे बात हुई, कुछ एजुकेशन डेवलपमेंट के हिसाब से बात हुई एंड देन अगेन बात हुई कि क्या-क्या चैलेंजेस एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान इस वक़्त फेस कर रहा है। देन अगेन आज मेरे स्टूडियोज़ में मेरे 3 और गेस्ट मौजूद हैं। जी हाँ, ये तीनों स्टूडेंट्स भी हैं और फ्यूचर के स्कॉलर्स भी हैं। इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या चैलेंजिंग्स हैं और क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और किस तरह एजुकेशन के अंदर क्या-क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती हैं, चेंज कैसे लाया जा सकता है। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों में जो जहाँ जिस कदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट लेके आए और जहाँ पर आप समझते हैं कि चीज़ों को बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लेकर आगे उसको बढ़ाना चाहिए, तो उस पे भी बात हो। तो आज हम मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जी हाँ, राबिया अंसारी, सजल नासिर और अहमद शाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? रोजा वोजा तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं। रमजान के आखिरी दिन है और उम्मीद करता हूँ कि ईद भी बहुत बेहतरीन होगी, लाजवाब होगी और ईद के दिनों में आप ये पॉडकास्ट सुकून से देख रहे होंगे और आप शेयर भी कर रहे होंगे और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। एंड देन अगेन अगर आपको हमारे पॉडकास्ट के अंदर कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिले तो अपने कमेंट जरूर लिखिएगा जनाब। तो बात करते हैं हम चेंज के ऊपर। चेंज बेसिकली हमने हमेशा सुना है, बहुत सारे महावरतन लफ्जों में भी हमने चेंज को सुना है कि चेंज यूं हो तो यूं हो, यूं हो तो यूं हो। मगर मैं आज चाहूंगा चेंज पे हम बात करें तालीम के हवाले से। तालीम में चेंज की क्या इंपॉर्टेंस है? कहां आप चेंज को देखते हैं? क्यों चेंज जरूरी है? आखिर तालीम के अंदर चेंज होता क्या है? आप स्कॉलर्स मुझे बताएं आज। जी, तो देखिए ना, हम अगर देखें पिछले 100 साल में हम दुनिया को उठा के देखें तो एक जमाना होता था लोग पैदल चलते थे। जी बिल्कुल। वहां उसके बाद गाड़ियां आ गई, दैट वाज चेंज। गाड़ियों के बाद आप देखें हवाई जहाज आए, हवाई जहाजों के बाद अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है। सो जैसे जैसे दुनिया चेंज होती है वैसे वैसे एजुकेशन भी चेंज होनी चाहिए। एक चीज जो हम बड़े सदियों पहले से अगर देखें, पुरानी से पुरानी तस्वीर आप उठा लें तो एक क्लासरूम जो 1920 में जिस शक्ल में था, आज भी क्लासरूम उसी शक्ल में है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि चेंज एजुकेशन में बहुत कुछ चीजें होती हैं, मगर जब हम हमारा एजुकेशन सिस्टम देखते हैं तो कोई चेंज आया नहीं है सच। अच्छा अहमद, मैं आपकी बात को अगर लूं तो फॉर एग्जाम्पल दुनिया आम सवारी से जदीद सवारी की तरफ आई और देन अगेन बहुत ही ट्रांसफॉर्म्ड किस्म की, जैसे एरोप्लेन्स वगैरह सब चीजें आ गई। इवन आजकल तो प्राइवेट आप जस्ट लाइक ड्रोन सिस्टम से भी ट्रेवलिंग कर रहे हैं। देन अगेन उन सब कामों को करने के लिए एक पढ़ाई तो उन लोगों को भी करनी पड़ी, उनके भी क्लासरूम्स वगैरह चेंज हुए। तो समवट अगर मैं गलत नहीं हूँ, इस बात को सही ब्रीफ कर रहा हूँ कि चेंज इस तरह अगर आपकी एजुकेशन में चेंज आएगा तो आपकी सराउंडिंग्स की दुनिया भी ट्रांसफॉर्म होगी। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बात की है। जिन जिन इलाकों में, जिन जिन मुल्कों में उन लोगों ने अपनी एजुकेशन में ये चेंज लाया, वही मुल्क आज आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में और इन सारी चीजों में, जदीद से जदीद इजादात में हमसे आगे हैं। सही। आप देखेंगे कि लोगों ने अब फिनिश एजुकेशन सिस्टम का ही हम बात कर लें, उधर 6th ग्रेड 7th ग्रेड तक इम्तिहान नहीं होते। दैट इज चेंज। आप सिंगापुरियन एजुकेशन सिस्टम देख लें, बहुत अरसे तक जो बेस्ट था, अबेकस एक मैथ का तरीका पढ़ाते थे जिसमें अगर हमें 10 मिनट कोई बहुत मुश्किल सवाल करने में लगेंगे तो उनको वो 2 मिनट लगते थे। सो थ्रू आउट टाइम चेंज आया है, बहुत सारे क्लासरूम्स में आया है। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क जो है वो इस चीज में पीछे रह गया है। एंड हमारे पास अगर आप नोटिस करें तो आए हैं बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स आए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग आए हैं जिन्होंने हमें न्यूक्लियर दिया, मगर उसके बाद भी हमने यूटिलाइज नहीं की वो चीजें। हमने अपने आप को आगे करने की वजह, हमने अपने आप को आगे करने के लिए बाकी लोगों को पीछे छोड़ा। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको असल अपनी जिंदगी से दूं तो मैं किसी को जानता हूं जो एक गांव में पीर है। उनके घर में जो टीवी है वो कबर्ड के अंदर रखा हुआ है, और वो कबर्ड के अंदर रखा इसीलिए हुआ है कि अगर लोगों को गांव में पता चला कि ये टीवी देखते हैं तो लोग भी टीवी देखेंगे, लोगों के पास एक्सपोजर आएगा, लोगों के पास एक्सपोजर आएगा तो पीर को कौन फॉलो करेगा। तो ये देखिए ना, हमने खुद लोगों को चेंज होने नहीं दिया, हमने खुद लोगों को वहां रखा बिकॉज हम एक उस निजाम से आ रहे हैं जहां पे स्लेव्स होते हैं, नौकर चाकर होते हैं।
कौन चाहेगा कि मेरी कंफर्ट चली जाए, मेरे घर में जो 3 बंदे काम कर रहे हैं वो अब ना काम करें, वो स्कूल में चले जाएं। देखना, इट्स अ क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि अगेन चेंज जरूरी है, मगर हम क्यों नहीं लाने दे रहे वो चेंज? क्या प्रॉब्लम्स हैं इधर? अच्छा, अगर हम आपकी इसी बात को लेते हैं कि चेंज लाने में क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन अगेन चेंज बहुत जरूरी है, दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है, हम अपने आप को आगे तो लेके गए और दुनिया पीछे है, एंड देन अगेन जैसे डॉक्टर एक्यू की आपने बात की, ठीक है उन्होंने हमें चीजें दी मगर हमने उनको मजीद यूटिलाइज नहीं किया है, उनमें इंप्रूवमेंट्स नहीं लेके आए। अगेन इन सब बातों से नजर आता है चैलेंज, यानी कि हमारे तालीमी निजाम के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद हैं। तो मैं आप ही स्कॉलर्स को ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप ऑब्वियसली इस फील्ड से, आप इस फील्ड को देरीना अंदाज में पढ़ रहे हैं, बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली और कंसाइजली चीजों पे आप असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं, तो सो फार आप लोगों ने क्या क्या चैलेंजेस इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो पाकिस्तान में प्रीवेल हो रहा है उसके अंदर देखे? पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में कोई एक चैलेंज नहीं है। स्टार्ट होता है हमारा इंसेप्शन से, इंडिपेंडेंस से स्टार्ट होता है जब 1947 की पॉलिसीज आई थी और उसमें हमने बात की थी, प्राइमरी एजुकेशन की बात की थी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की थी, हमने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात की थी। बट आप देखेंगे कि उसके बाद 1947 के बाद 59 वाली पॉलिसी आई और अब तक जितनी भी पॉलिसीज आ चुकी हैं मेजॉरिटी में यही लिखा हुआ है कि वो दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, क्योंकि चैलेंजेस ये थे कि हमारे पास फाइनेंस नहीं था। सबसे बड़ा इशू जो है वो हमारा फाइनेंस का है, हमारे पास फाइनेंस नहीं है, हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पर, और हम फाइनेंस के अलावा हमारे पास ये सिंसियरिटी नहीं है। अगर हम काम कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर पे, बिकॉज आई फील लाइक कि किसी भी नेशन की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है एजुकेशन पे, कि अगर एजुकेशन का सिस्टम अच्छा होगा नेशन वाइड ग्रोथ करेगी, सोसाइटी ग्रो करेगी, लोगों को सोचना आएगा। अब पॉलिसीज ही जब हमारी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, और आप देखेंगे कि अभी तक भी सेम पॉलिसी रिपीट हो रही है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं, हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, हम टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, बट स्टिल वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि हमारी स्ट्रेटजीज ही ठीक नहीं है, हमारे पास मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन नहीं है एजुकेशन की फील्ड में, या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमारे पास एजुकेशन में करप्शन बहुत है, सबसे ज्यादा करप्शन। अब आप देखेंगे एक बंदा है या कोई टीचर है, वो एजुकेशन की फील्ड में आ रही है या वो गवर्नमेंट जॉब में आ रही है, वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको एक एट द लास्ट उनको पेंशन मिल जाएगी और उनको करप्शन के चांसेस मिल जाएंगे अगर कोई वो प्रिंसिपल है, क्योंकि आई हैव एड्रेस्ड सो मेनी इश्यूज इसी तरह के। प्रिंसिपल है तो वो उनको बहुत अच्छा एक स्कूल का बजट पूरा होता है उनके पास, वो क्या स्पेंड कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमने बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये रियलाइज किया है कि लोग अपना लाइफ स्टाइल बेटर करने के लिए आते हैं, अपना खुद को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट जॉब में आते हैं। फिर हमारे पास नेपोटिज्म आ जाता है, जो लोग हायर पोस्ट पर होते हैं वो अपने ही फ्रेंड्स को, अपने ही रिलेटिव्स को सपोर्ट करते हैं, उनको हायर करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको अकोमोडेट करते हैं, ऑल्दो कि दे आर नॉट they do not deserve this post, वो डिजर्व नहीं करते, उनके पास वो कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं, वो एबिलिटीज नहीं होती हैं। बिकॉज आई फील लाइक टीचर सोसाइटी जो है ना वो टीचर डेवलप करता है, टीचर्स को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब टीचर के पास नॉट ओनली कंटेंट नॉलेज बट पेडागोजी नॉलेज भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर पेडागोजी नॉलेज नहीं होगी तो आप नहीं पढ़ा सकेंगे स्टूडेंट्स को। सो नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है हमारी सोसाइटी में। उसके बाद हम बजट का तो एक सबसे बड़ा इशू है, हमारे पास बजट है ही नहीं, और अगर है तो वो सिंसियरली स्पेंड नहीं किया जा रहा है जहां पर होना चाहिए। बिसाइड्स ये है कि हमारे पास टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर आप रिसर्च देखें तो 1947 में हमारे पास 22 टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और अगर हम करंट रेशियो देखें अभी 2021 का तो उसमें हमारे पास 74% टीचर, मोर देन 74% टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो दे आर विच आर ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर।
और रेस्ट 26% आर ओन बाय प्राइवेट सेक्टर, बट क्योंकि मेजोरिटी हमारे पास पब्लिक सेक्टर की है, बट स्टिल वो ऑल दोज इंस्टीट्यूट जो है इनसफिशिएंट है टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी नहीं है प्रोग्राम्स। अगर हम प्रोग्राम्स दे रहे हैं तो वहाँ पर क्वालिटी नहीं है, बहुत आउटडेटेड प्रोग्राम है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। दैट्स वाई के टीचर्स भी मोटिवेट नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं है। अब आजकल लर्निंग एंड टीचिंग पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गए हैं, अप्रोचेस चेंज हो गई हैं, स्ट्रेटेजीज चेंज हो गई हैं। अब हम प्रोजेक्टर क्लासरूम में यूज करते हैं, जैसे अभी अहमद ने भी कहा कि बिल्कुल चेंज आ गया है, ट्रांसफॉर्म हो गई है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, बिकॉज दैट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड सोसाइटी एंड इट्स अ नीड ऑफ सोसाइटी। तो अब हम चले गए हैं मल्टीमीडिया पर चले गए हैं, हम डिजिटलाइज सारा सिस्टम हमने कर दिया है। अब वहां पर जब तक टीचर्स को नॉलेज नहीं होगी, वो प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाएंगी नहीं या पढ़ाएंगे नहीं, तो उनको कैसे वो फेमिलियर होंगे उस चीज से। जब वो फेमिलियर नहीं होते तो वो हेजिटेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, वो हेजिटेट हैं टेक्नोलॉजी को यूज करने में, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करने में, और उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसमें हो जाता है कि अगर हम नहीं यूज कर पाए तो देन फिर क्या होगा। दे आर नॉट ईगर टू लर्न कि हम कैसे उसको अडॉप्ट करें और कैसे हम उसको इंकलकेट करें। ये चैलेंजेस हैं हमारे पास। फिर बिसाइड्स ये कि आई वुड से कि एजुकेशन की फील्ड में आने का मेरा रीजन जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। जब मैंने आइडेंटिफाई किया इस चीज को कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के वो वाली मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली डिस्क्रिमिनेशन, बट एजुकेशन के वे में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। हमारे लोग हमारे रूरल एरियाज पे स्पेसिफिकली आई वुड से कि वो अपनी बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं और भेज नहीं रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या करेंगे पढ़ के। बट आई फील लाइक कि एक जो औरत होती है या बच्ची होती है या माँ होती है, वो एक नेशन क्रिएट करती है, वही चलाती है, वही शऊर देती है। बिसाइड्स ये कि हमारे पास पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। अब लोग ये सोचते नहीं है कि एजुकेशन सिर्फ उनको दिलवानी है, ये बुक्स पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, जॉब्स करके। आप देखेंगे अगर शादी हो जाती है उनकी अर्ली एज में, उनके पास डिफिकल्टीज आती हैं, तो स्टिल वो बहुत ज्यादा फेस करती हैं चीजों को। वो अपने जो है पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर पाते उस वे में। अगर उनके पास अच्छी एजुकेशन होगी तो वो उसको अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सकेंगी, टफ टाइम में उनके साथ खड़ी हो सकेंगी। ये चीज हमारे जो लोग हैं ना वो नहीं समझ रहे हैं। फिर अगेन वही बात कि हमारे पास ट्रेन टीचर्स नहीं है। सही। ऑब्वियसली ये सारी चीजें हम देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मामलात में प्रिवेल कर रही हैं। एंड देन अगेन आपने तो बहुत ही स्पेसिफाइड भी हमें समझाया कि अगर हम देखते हैं तो लोग बहुत सारी जगहों पर कल्चर ऐसा है कि लड़की को पढ़ाते नहीं है। ऑब्वियसली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। एंड देन लोगों का माइंडसेट आज तक ये कि ये तो अपने घरों को जाएंगी और जैसे ही जवान होंगी तो उनका अल्लाह करे कोई अच्छा रिश्ता है तो हम उनको रुखसत कर दें। एंड देन अगेन उस लड़की का अपना क्या ख्वाब है, क्या सोच है, वो कहीं ना कहीं मतलब कंप्रेस फॉर्मेट पे चली जाती है। अच्छा, ये सब चीजें हैं और सब चीजों को चेंज करने के लिए चेंज मैनेजमेंट का जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं तो वो चाहे बिजनेस मैनेजमेंट हो या सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, चेन मैनेजमेंट हो या मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, फाइनेंस मैनेजमेंट हो, तो मैनेजमेंट समवॉट अगर वो स्ट्रेटेजिकल है या सिंपल मैनेजमेंट है वो हमें बताती है कि किस तरह इन चीजों को मैनेज करना है। सो फार मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चेन मैनेजमेंट क्या है और एजुकेशन के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जी, अगर हम देखें ना, अगर हम चेंज की बात करें तो जैसे राबिया ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताए, मगर हर सिक्के के दो साइड होते हैं। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन में चेंज मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, चेंज ला रहे हैं। अब एक बहुत अच्छा नाम अगर हम लें, आप इंटरनेट पे भी देखेंगे, माइकल फुलन एक वो बंदा है जिसने यूके में, ऑस्ट्रेलिया में उनके एजुकेशन सिस्टम्स को चेंज किया। एंड वो उसकी एक छोटी सी लाइन है जो हमें बताता है कि बेसिकली चेंज जब भी लानी है तो उसका नॉलेज अगर आपके पास है तो वो गारंटी नहीं करता कि आपको सक्सेस आएगा, मगर चेंज का नॉलेज ना होना गारंटी करता है कि आप फेल जरूर करोगे। तो हम अपने सिस्टम में जब भी चेंज लाने की कोशिश करते हैं हमारे पास वो रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं होता। एंड आई फील लाइक सजल, आप
हम लोग क्योंकि वेरी लकी, हम लोगों को मिस सादिया पढ़ाती हैं चेंज मैनेजमेंट, उन्होंने हमें एक बड़ा अच्छा मॉडल पढ़ाया है कि चेंज लाई कैसे जा सकती है। एंड सजल आई फील आपको ज्यादा बताएंगे इसके बारे में। He's right, we are very lucky कि हमें सादिया ने ये सब्जेक्ट पढ़ाया है और उन्होंने हमें सिखाया है कि हम जहाँ खड़े हैं वहां से हम अपने आप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंट्री को, हम अपने आसपास की चीजों को कैसे बदल के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमने अपने कोर्स में पढ़ा है क्वार्टर्स के बारे में। उनका एक मॉडल है, उनका 8 स्टेप चेंज मैनेजमेंट मॉडल है जिसके बारे में हमने पढ़ा है। वो अपने मॉडल में कहते हैं कि जब तक हम किसी भी चीज की अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे ना, तब तक हम नहीं कर सकते कि हम जब तक उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक उसकी अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को बदल नहीं सकते। एक मैं आपको इधर एग्जांपल दूंगी। कल मैं आ रही थी ज़ेबस्ट, मैंने गाड़ी खड़ी की, तो वो गार्ड मेरे पास अचानक आया और उसने मुझे बोला कि आप यहाँ पे खड़ी तो कर रही है लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे तो चीजें चोरी हो जाती है। उसने फौरन अर्जेंसी क्रिएट की कि अब इसने मुझे ये बात बोल दी है, तो अब मुझे कुछ बदलना है, या तो अपनी गाड़ी यहाँ से हटा लूं या तो मैं उसको बोलूं कि भाई मेरी गाड़ी का ख्याल रखना। तो उस वक्त मैंने अर्जेंसी क्रिएट की। इसी तरह जब हमें किसी कंट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना होता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रेफर करें इस मॉडल पे, क्योंकि ये बहुत अच्छा और बहुत डिटेल्ड मॉडल है जो हमें किस तरह कहाँ पे चेंज आ सकता है उसके बारे में बताता है। कॉर्टर्स अपने मॉडल में सबसे पहले तो कहते हैं अर्जेंसी क्रिएट करें, उसके बाद कहते हैं अर्जेंसी तो आप क्रिएट कर रहे हैं लेकिन आप एक टीम भी बनाएं कि जो जो जरूरी लोग हैं, जैसे अब हर पूरे कराची की टीचर्स, पूरे पाकिस्तान की टीचर्स तो हर मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते, लेकिन जो स्कूलों के बड़े बड़े लोग हैं वो पहले तो ऑनेस्ट हो, पहले तो लॉयल हो और एक जगह पे जमा हो, वो एक टीम बनाए और वो आपस में डिस्कस करे कि ये मसले हैं, यहाँ मसले हैं, इन मसलों को देख के हम आगे कहाँ जा सकते हैं। सही। तो वो पहले एक प्लेटफॉर्म पे आए, वो टीम बनाए, उसके बाद वो एक विजन बनाए कि अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमें कल यहाँ से कहाँ जाना है, यहीं पे नहीं खड़ा रहना है, हमें इससे आगे बढ़ना है। उस विजन को बनाए, उस विजन पे बात करें, उस विजन को फैलाएं, अपने टीचर्स को फैलाएं। एक तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह अपनी इस मैसेज को वीडियोस बना के भेजें कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पे सबसे पहले, अगर एजुकेशन सिस्टम में चेंज नहीं आएगा तो किसी भी सिटी में, किसी भी कंट्री में चेंज नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो वो उस विजन को कम्युनिकेट करें, अपनी कंट्री के लोगों से कम्युनिकेट करें। उसके बाद हर जगह, किसी भी जगह जब चेंज आता है तो चैलेंज तो आता है, साथ रेजिस्टेंस भी आती है, बिल्कुल, ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं। जैसे अगर मुझे कहीं जाना है अपने जॉब के लिए, लेकिन मेरी एक पर्सनल लाइफ भी है, तो क्या पता मेरी वो पर्सनल लाइफ, वो रेजिस्टेंस हो कि मैं दूसरा स्टेप ना ले पाऊं। ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, लेकिन उन ऑब्स्टिकल्स को बेहतर है कि हम उनको हटाएं, उनको कम्युनिकेट करें, उनको दूर कर दें। तो हमारे क्वार्टर्स का जो 5वां स्टेप है वो कहता है रिमूव ऑब्स्टिकल्स, कम्युनिकेट द ऑब्स्टिकल्स एंड देन रिमूव देम। उसके बाद कहता है कि हर चीज को ऐसे ही नहीं छोड़ देना, जब हम ये स्टेप्स करेंगे ना तो हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा जीतेंगे भी। तो ही सेज मेक क्रिएट शॉर्ट टर्म विंस। हम एकदम से सब नहीं जीत जाएंगे, एकदम से हम अपना विजन नहीं अचीव कर देंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता की जीत को हम सेलिब्रेट भी करें, वरना चीजें बोरिंग हो जाएंगी, वरना चीजें अपना क्या कहते हैं मैसेज खो देंगी, अपना गोल खो देंगी। तो कहते हैं कि उस विजन को कम्युनिकेट भी करें। वो कहते हैं कि विंस को सेलिब्रेट करें। उसके बाद विंस को तो सेलिब्रेट करें, लेकिन ये ना भूल जाए कि हम किसी प्रोसेस में थे, हम चेंज मैनेजमेंट के, हम अपनी कंट्री में चेंज लाने के प्रोसेस में थे। उस चेंज पे बिल्ड करें, उस चेंज पे बिल्ड करें और उस पे बिल्ड करते जाएं जब तक आप उस चेंज को कर नहीं लेते और उसको सस्टेन करें। इसी तरह हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ये इसी तरह बदलेगी, ये एक दिन एक रात में नहीं बदलेगी। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जो हमें राबिया ने कवर किए हैं, और हम इस तरह एक क्वार्टर्स की एग्जांपल लेके ही अगर हम पहला ही स्टेप उठाएंगे तो हम इंशाल्लाह आखिरी स्टेप तक भी जरूर पहुंचेंगे। और बीइंग एजुकेशन स्टूडेंट्स, बीइंग एजुकेशनिस्ट इज गोल, it's our ultimate goal to reach
दिस लेवल कि हम अपनी कंट्री में कुछ कर सकें, अपनी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करें। अच्छा देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हम देख भी रहे हैं, और समवॉट हम कहीं कहीं ये भी कहते हैं कि ये जस्टिस नहीं है, इनजस्टिस हो रहा है बच्चों के साथ, उनकी तालीमी क्वालिटी का मयार, बहुत सारे मामला, इनको मैं चैलेंजेस को एक साइड पे करता हूँ। मीनवाइल आप भी स्टूडेंट रहे, मैं भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं स्टूडेंट रहा हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी भी एजुकेशन 10 इयर्स के अंदर डिफरेंट चीजें हमने एक्सपीरियंस की, उसके अंदर डिफरेंट चेंज आते रहे। आज जिस जगह हम खड़े हैं, अगर फॉर एग्जांपल में इस जो करंटली जैसे आपको मैम सादिया दुरानी साहिबा चेन मैनेजमेंट पढ़ा रही हैं, एजुकेशन के अंदर आप अपना एमए कंटिन्यू कर रही हैं, अगर इस डिग्री को मैं खत्म करूं, इसी जगह अगर मैं ये कहूं कि मैम सादिया दुरानी जैसी एक ब्लेसिंगफुल टीचर अगर आपकी लाइफ से मैं बाहर कर देता हूँ, ज़ाबिश भी बाहर कर रहा हूँ, मैम सादिया दुरानी भी बाहर कर देता हूँ, आप अपने आप को कहाँ तक देख रहे हैं? आपकी चेंज क्या थी? अगर आप देखें, हमारे लिए हमारा गोल था कि हमें पढ़ाई के लिए, पाकिस्तान के एजुकेशन के लिए कुछ करना था, लेकिन हमारी एक गोल को रास्ता जो दिखाया है ना, वो मिस सादिया ने और ज़ाबिश ने दिखाया। बिकॉज मिस सादिया, हम कह सकते हैं कि वो हमारी रोल मॉडल है, उनके जैसा हमें बनना है, उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी बातों को, उनकी नॉलेज को हमें अडॉप्ट करना है। तो अगर हमने ये कदम उठाया है ना, तो इस कदम में हमें जो सपोर्ट किया है, हमें रास्ता दिखाया, वो मिस सादिया ने दिखाया। जस्ट टू एड ऑन अ लिटिल ऑन टू दिस पॉइंट, देखिए ना, आज आप देखोगे कि इतनी सहूलतें कुछ लोगों के पास आ गई हैं, और लोग जो चेंज लाना चाहते हैं वो छोटी छोटी अपनी एनजीओस खोल के बैठे हैं, स्कूल उठा के बैठे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। मगर वही बात हम वहीं आ जाते हैं जहां फुलन बोलता है कि चेंज का जब नॉलेज ना हो ना आपके पास, तो आप चेंज नहीं ला सकते। सही। इतनी सारी एनजीओस, हम छोटी वाली, मैं बड़ी वालों की तो बात ही नहीं कर रहा, एक स्कूल है, दो स्कूल है उनके पास, मगर एजुकेशन का नॉलेज नहीं है। हम भी इसी चीज के शिकार थे किसी जमाने में कि हमने भी काम किया तालीम लिए बगैर, और रोज ट्रायल एंड एरर होता था। एंड देखिए ना, ट्रायल एंड एरर एक हद तक अच्छा है जहां पे हमारा पैशन है, मगर कभी कभी उस ट्रायल एंड एरर में हम एरर बहुत ज्यादा करते हैं, और वो एरर जिंदगियों के साथ खेल रहे होते हैं, हम बच्चों की जिंदगियों के साथ। तो कमिंग बैक टू आपकी वाली पॉइंट के जब हम ज़ाबिश की बात करते हैं, मिस सादिया की बात करते हैं, तो दिस हैज बीन एन एजुकेशनल जर्नी जिसने हमें एक रॉ जो बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलता है, उससे एक प्रोफेशनल इंडिविजुअल में तब्दील किया है इस कोर्स ने हमें। सही। अच्छा, अगर हम देखें तो जैसे अभी भी आपने बात की, चेंज आया, आपकी तरफ भी आया, आपने भी पढ़ा, सारा कुछ हुआ, एक टाइम आपने गुजारा था, हमने भी गुजारा, अब जो हम टाइम गुजारने जा रहे हैं वो डिफरेंट है, हमारा विजन और हमारी रोड मैप और हमारी डायरेक्शंस चेंज हो चुकी हैं। सो फार अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान वाज नॉट दैट मच एबल, सो जस्ट लाइक अदर कंट्रीज हैव डन सो फार, पर बहुत सारी चीजों में हम दूसरे ममालिक को देख रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ थे, मगर आज कई गुना ज्यादा अच्छी तरक्की कर चुके हैं। तो वो क्या क्या चीजें आप लेके देख रहे हैं, अगर आप दूसरे ममालिक के साथ उसको कंपेयर करें तो? देखिए ना, सबसे पहले तो आई फील लाइक द बेस्ट प्लेस टू कंपेयर वुड बी बांग्लादेश। पहले पाकिस्तान ही होता था जी बिल्कुल, फिर हमारे से अलग हुआ, एंड मुझसे ज्यादा आई फील लाइक राबिया के पास इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है बांग्लादेश की। प्लीज। जी, तो अगर हम पाकिस्तान में, क्योंकि बांग्लादेश हैड बीन अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर 1971 में वो अलग हो गया, उसके बाद में सेम हमारे जैसी ही इकॉनमी थी, आई वुड से कि हमसे भी ज़्यादा लो इकॉनमी थी, बट उन्होंने थ्रू आउट द टाइम, जब से सेपरेशन हुई, बे ऑफ बंगाल हुआ, उसके बाद से उन्होंने अपने एजुकेशन पर बहुत काम किया है। आप हमारा लिटरेसी रेट देखें और उनका लिटरेसी रेट देखें, उनका लिटरेसी रेट बहुत हाई है हमारे लिटरेसी रेट से। उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उनकी टीचर्स ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि दे रियलाइज्ड कि अगर हमें डेवलप करना है, हमें बिल्ड करना है, तो हमें अपने एजुकेशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब जो नेशन हम कहते हैं डेवलप्ड कंट्री, जिनको भी लुक अप एट देम, यूके है, यूएसए है, कनाडा है, they are working on their education system, so they realized later on, they realized Bangladesh कि अगर वो education system पर अपने काम करेंगे, तो that is how they can develop in the society, or they want to be known in the society, in the world, कि हमारा एक नाम हो,
आई वाज स्टडीइंग रिसर्च और रीडिंग रिसर्च एट द टाइम, तो उन्होंने एक लिटरली उन्होंने कहा हुआ था कि वी वांट टू बी नोन इन द एजुकेशन सिस्टम, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बेटर हो। सो थ्रू आउट द टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, उन्होंने स्कूल बिल्ड किए, बहुत ज्यादा स्कूल बिल्ड किए। उसमें देन उनका सेकंड टारगेट था कि वो जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, उनको कैसे स्कूल में लेकर आया जाए। नाउ दे वर्क ऑन, उन्होंने स्टाइपेंड वाला सिस्टम स्टार्ट किया, ऑल्दो कि हमारे पास भी स्टाइपेंड वाला सिस्टम है, बट दैट इज नॉट वर्किंग हियर, क्योंकि यहाँ पर सिंसियरिटी नहीं है। पॉवर्टी बहुत एक्सट्रीम पर पहुंच गई है, इकोनॉमिक सिस्टम बहुत खराब हो गया है, सिचुएशन इकोनॉमी बहुत खराब हो गई है। यहाँ पे बच्चों को स्टाइपेंड मिलती नहीं है जिस तरह से मिलनी चाहिए मंथली बेसिस पर। उन्होंने इन कंपैरिजन के उन्होंने स्टाइपेंड देना स्टार्ट की। अब उनके पास मोर देन 80% प्री प्राइमरी और प्राइमरी जो एनरोलमेंट है बच्चों की वो हो गई है। एंड दे आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस। वो यूनिसेफ के साथ काम कर रहे हैं, वो यूएसएड के साथ काम कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। और जो मेन उनका आई वुड से कि उनका जो फोकस है ना, दे आर इन्वेस्टिंग ऑन देयर टीचर्स ट्रेनिंग। वो अपनी टीचर्स ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो टीचर है वो प्रोफेशनल हो, उनके पास कंटेंट नॉलेज हो, उनके पास पेडागोजी नॉलेज हो, वो क्योंकि दे बिलीव के टीचर डेवलप करती है सोसाइटी को। व्हेन आई वुड से कि टीचर इज द वन की जो एक इंसान भी बनाती है और एक नेशन भी बनाती है। सो दे आर वर्किंग ऑन देयर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाए हैं, टीचर्स ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। डिसाइड्स ये बात वहां तक नहीं रहती, उसके साथ वो अपनी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर कर दिया है, ताकि अगर कहीं पर कोई गैप आ रहा है, कोई फ्लो आ रहा है तो फौरन वो एड्रेस करें उसको। उन्होंने बहुत अच्छा अपना मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम किया हुआ है। करिकुलम उन्होंने अपना अपडेट कर दिया है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। उनका छोटा छोटा बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हो रहा है। सो दिस इज हाउ कि अब हम अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान का, हम कहाँ खड़े हैं। हमारे बच्चों को टिकटॉक चलाना आता है, हमारे बच्चों को आता है, हमारे बच्चों को एजुकेशन में यूज करना नहीं आता कि हम वर्ड पे कैसे टाइप करें, हम प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं, हम कैसे कोई डिजिटल वीडियो बनाएं। ये चीजें हमारे बच्चों को नहीं आती। हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बहुत कुछ नहीं है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में। बच्चों के पास बच्चे बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, टीचर्स को नहीं पता कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है। टीचर्स वी बिलीव एज एन एजुकेशन स्टूडेंट के बच्चा जब क्वेश्चन करता है, दिस इज हाउ द चाइल्ड लर्न्स। कि वो जब रेस क्वेश्चन करेगा तो टीचर को उसको इंकरेज करना चाहिए, रादर देन कि वो उसको शटअप कॉल दे दे और उसको डीमोटिवेट करे। कि एक अजीब माइंडसेट बना हुआ है ना यहाँ पर हमारे पास टीचर्स का, बिकॉज दे कैन नॉट आंसर। बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, बच्चों की क्रिएटिविटी को आंसर नहीं कर पाते क्योंकि टीचर्स की खुद की कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज नहीं होती है। अभी रिसेंटली आई वाज मॉडरेटिंग अ सेशन समवेयर, इट वाज अ रिसर्च इवेंट, तो मैंने वहाँ मॉडरेट कर रही थी सेशन। मैंने देखा कि बहुत ज्यादा पीएचडी और एमएस लेवल के स्कॉलर्स आए हुए थे वहाँ पर अपना पेपर जो है रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करने के लिए। And there was a teacher, I would not name him, but there was a teacher who was currently working on as a lecturer at the government college. He was a government college lecturer, and would you believe कि वो he was not able to speak a single word. वो एक word भी नहीं बोल सके इंग्लिश का. He was continuously looking for his presentation and reading a one word. अब खुद सोचें कि जो बंदा, जो टीचर एज अ इंग्लिश लेक्चरर लगा हुआ है, वो इंग्लिश बोल नहीं पा रहा है, तो बच्चों को क्या सिखाएगा। सही। हमारे फ्लॉस तो यही पर है ना कि हमारे पास टीचर्स ही नहीं है जो कि चेंज करना भी नहीं चाहते। फिर दिस इज हाउ कि हम ना डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये बहुत सारे मामला जैसे हमने इस सेशन में देखे हैं कि हमने, मैं कहूँगा कि डायग्नोज भी किए हैं कि हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं हमें ऑब्जर्व करने को मिलते हैं, जज करने को मिलते हैं, व्यू करने को मिलते हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं इन चैलेंजेस का सामना तो कर रहे हैं, मगर बात आती है कि जब आप पढ़े लिखे हैं, आप इन सब चीजों को देख लेते हैं तो आप भी सोल्यूशंस ढूंढते हैं।
तो प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम पे जा रहा है और हमने मतलब ये कहूंगा कि बहुत ही डीपली इसको डिस्कशन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि हमारे व्यूअर्स को हमारा ये सेशन बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर उनको ये लगता है कि वाकई वो भी अपनी तरफ से कुछ इसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम के अंदर जो कमेंट्स का एक पूरा बॉक्स है उस पर अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। तो लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम पूरी तरह से इस मसले को हल नहीं कर पा सकते तो कुछ परसेंट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो काइंडली आपके कुछ इसके हिसाब से कुछ सजेशंस। मैं देखना शुरू तो मैं इसी से करूंगा कि अतीक साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बुलाया। एंड सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो यही है जो आप कर रहे हैं हमारे लिए। आप ये मैसेज जो हमारा है, जो एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है, आप इसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सो सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो है कॉन्वर्सेशन इस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर रहे। एंड इसीलिए हम बोलेंगे थैंक यू कि आपने हमें बुलाया इधर और हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचाया। जी, वही बात है, मैं अहमद की बात को ही कंटिन्यू करूंगी कि अवेयरनेस तो कुछ हद तक है लोगों को, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। पता सबको है लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा, कोई इस बारे में कुछ करना नहीं चाहता। तो थैंक्स टू यू अगेन फॉर दिस प्लेटफॉर्म एंड थैंक्स टू मिस सादिया कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस बात को, अपने मैसेज को कन्वे कर सकें। दूसरी बात कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बीइंग ए टीचर मैं कहूंगी, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर्स को सबसे पहले वैल्यू दी जाए। सही। टीचर्स का एक मकाम है जो उनको मिलना चाहिए। जैसे एक तो टीचर्स को वैल्यू दी जाए, दूसरा साथ साथ वो टीचर्स जो ऑलरेडी टीचिंग कर रही है वो अपने स्टूडेंट्स को वैल्यू दे, और जो माँ बाप अपने बच्चे पढ़वा रहे हैं वो अपनी बच्चों की टीचर्स को वैल्यू दे। ये या मेरी बात या बच्चे की बात या माँ बाप की बात नहीं है, ये एक पूरी टीम है, ये एक पूरी कम्युनिटी है कह सकते हैं। तो हम एक कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं जो आज के बच्चे कल की कम्युनिटी के बड़े होंगे। तो ये आज की बात, कल की बात, ये 2 दिन पहले की बात नहीं थी, ये पूरी एक कहानी है जो चलती जाएगी। आज मैं बोल रही हूँ तो कल कोई और बोलेगा, बट अगर आज मैं इस बारे में कह रही हूँ कि इस चीज को बदलना चाहिए या इस चीज में चेंज आना चाहिए, इस चीज में प्रोग्रेस आनी चाहिए, तो कल का बच्चा ये बोले कि पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा है। So this is my message. Well, thank you so much for having us here, and I would again say as they have said कि thanks to Miss Sadia कि उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एक बिल्कुल न्यू कर दिया। This is how the teacher is कि वो इतनी क्रिएटिव हैं, हमसे बिल्कुल डिफरेंट प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स करवाती हैं ताकि हम मल्टीपल वेज देखें और सॉल्यूशन को जो हमारे पास है, चेंज की नॉलेज थी, वो हम उसको डिसएमिनेट करें दूसरे लोगों तक। सो आई वुड से कि टीचिंग जो है ना, इट्स ऑल अबाउट पैशन एंड दिस इज सो पैशनेट। सो हर कोई जो कि सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए काम करते हैं वो टीचिंग में ना आए, जो कि जिनके पास करने को कुछ नहीं है वो टीचिंग में ना आए। तो क्या आई वांट कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इतना ज्यादा कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, कुछ प्रोसीजर होना चाहिए कि कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होने चाहिए जिसके बाद ही टीचर्स शुड बी केपेबल ऑफ टीचिंग एट एनी स्कूल। उससे पहले नहीं इस पर अलाउ करना चाहिए टीचिंग के लिए। सो व्यूअर्स, दिस इज फॉर टुडे। इसी के साथ मुझे दे इजाजत। स्टे ब्लेस्ड। दिस इज ज़ैद एफएम डिजिटल।